नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गोल्ड महाकुंभ में। गोल्ड महाकुंभ, अगर गोल्ड की अगर बात करें तो सोना सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये आपके भरोसे का भी प्रतीक है। एक विरासत है, एक शानदार निवेश भी है। जब दुनिया भर के बाजारों में उठापटक होती है, उस दौर में भी सोना सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करता है। सोना तब बढ़ता है जब पूरी दुनिया में मंदी के माहौल हो, महामंदी हो, महामारी हो, युद्ध जैसे हालात हो। हर दौर में, हर ऐसे दौर में सोने में लोगों की दिलचस्पी सबसे ज्यादा बढ़ती है और एक मजबूत सहारा आप सभी के लिए बनता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का भी एक मजबूत पिलर तौर पर सोना हमेशा काम करता है और आज गोल्ड महाकुंभ में हम जानेंगे कि कैसे सोना हर दौर का हमारा साथी बन रहा है, कैसे गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड ने नए दरवाजे खोल दिए निवेश के। और इन्हीं तमाम मुद्दों पे आज चर्चा होगी। हमारे साथ दिग्गजों का एक बड़ा पैनल होगा। हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे, फंड मैनेजर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, ब्रोकर्स होंगे और साथ ही ज्वेलर्स भी होंगे। हमारी सहयोगी कविता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और साथ ही हमारे दिग्गज मेहमान एचडीएफसी एएमसी के एमडी और सीईओ नवनीत मुनौद भी है। ओवर टू यू कविता। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि आज जो बात होने वाली है, दर्शकों को बता दें कि सिर्फ कीमत की बात नहीं होगी। सोना हमारी परंपरा से जुड़ा है, हमारी भावनाओं से जुड़ा है और निवेश की रीढ़ है। जी हाँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं वैश्विक बाजार में कीमतें नया आयाम छू रही है। इस नए दौर में जो सोना नया मुकाम छू रहा है, अगर आपने बस मिस कर दी है तो आपको अब क्या करना चाहिए और किस तरह से जो कि अनमोल है और अब तो कीमतों के लिहाज से मुनाफेदार भी है और मुनाफा आपको कमा कर दे सकता है। इसी पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमने ये गोल्ड महाकुंभ की पेशकश आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। और नवनीत सर से मैं जुड़ना चाहूंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस गोल्ड महाकुंभ में, आपने समय दिया। और सोने को लेकर भारतीयों को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा समझाइश की जरूरत नहीं होती है। हम सबको लबोलुबाब तो यही है कि पता होता है कि सोना खरीदने में कितना फायदा है। लेकिन अब जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इस साल में अब तक लगभग 27% चढ़ चुका है सोना, अपनी तेजी दिखा चुका है सोना। एक लौता ऐसा एसेट क्लास बनकर उभरा है जहां पर सोने ने आपको सोने पे सुहागा रिटर्न दिया है और चांदी भी दी है रिटर्न के मामले में। तो सवाल यहां पर ये उठता है, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो न सिर्फ सोने में पैसे लगाना चाहेंगे, बल्कि सोना का डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से क्या पर्पस है, सही तरीका खरीदारी कर क्या है, वो सब जानना चाहेंगे। तो सोने के इस गोल्डन रन को लेकर आपका क्या टेक है? पहला सवाल मैं इसी से करना चाहती हूं, क्योंकि जितना कमाल सोने ने दिखाया है, किसी ने सोचा नहीं था कि इतने छोटी अवधि में इतना लंबा रन अप दिखा देगा। कविता जी, बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए। और मुझे खुशी है कि आप निवेशकों को और जानकारी दे रहे हैं हर एक एसेट क्लास के बारे में। हम इक्विटी की बात करते हैं, हम फिक्स इनकम की बात करते हैं, गोल्ड की बात करना भी उतना ही जरूरी है। गोल्ड का पोर्टफोलियो में जो महत्व है वो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से है। जैसा हम कई बार बात करते हैं कविता जी कि अलग अलग समय पर अलग अलग एसेट क्लास अच्छा करती है। आप अगर एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में जाएंगे, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे और लंबे समय में देखेंगे तो कुछ साल ऐसे होंगे जब इक्विटी टॉप पर होगा। इक्विटी के अंदर भी कभी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप थोड़ा परिवर्तन दिखेगा आपको में। कभी फिक्स इनकम ने ज्यादा अच्छा किया होगा जब ब्याज की दरें नीचे गिर रही है, कभी गोल्ड ने अच्छा किया होगा। जैसे इस वर्ष अगर हम ईयर टू डेट देखें तो गोल्ड ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले 3-4 सालों में गोल्ड के भावों में अच्छी वृद्धि हुई है कई कारणों से। आपने मुझसे कारण पूछे तो चाहे जो जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ी है, गोल्ड को एक सेफ हेवन के रूप में देखा जाता है। तो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ी है, कई कारण इसके पीछे, वो एक बड़ा कारण है इसके दी गोल्ड की तेजी के पीछे। और उसके अलावा भी पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह का पूरे विश्व में माहौल है, लोगों को डर लग रहा है कुछ करेंसीज के फ्यूचर के बारे में। अमेरिका में हायर डेट और या जो अमेरिका की कुछ रीसेंट नीतियां रही है, तो उनसे लोगों को लगता है कि पता नहीं आगे जाकर कौन सी करेंसी का क्या फ्यूचर है। तो लोग बाग गोल्ड पर अपना बैट लेते हैं। तो हिस्टोरिकल ये देखा गया है इतिहास में कि जब भी एक अनिश्चितता का माहौल बढ़ता है उस समय पर गोल्ड अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। सर, जिस तरह से गोल्ड के प्रोडक्ट का फाइनेंशियलाइजेशन हो गया है, गोल्ड ईटीएफ, फंड ऑफ फंड्स वगैरह में जिस तरह की दिलचस्पी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी एक बड़ा गैप है।
अभी भी लोग फिजिकल सोने को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं। उस गैप को कैसे भर सकते हैं? हालांकि आप लोग लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी लंबी दूरी तय करनी है, तो उस गैप को कैसे भरा जा सकता है सर? नहीं, दो बातें हैं। तो अगर हम निवेशकों के रूप में देखें तो पिछले कुछ वर्षों में सेंट्रल बैंक, जो केंद्रीय बैंक हैं विश्व के अलग अलग देशों के, उन्होंने काफी खरीदारी करी है, तो एक कारण रहा है तेजी का। इंस्टीट्यूशंस के पास ज्यादा एक्सपोजर नहीं है गोल्ड में, लेकिन अगर हम रिटेल निवेशकों की बात करें तो भारत में तो दूसरे कारणों से वो इसे एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं देखते हैं। दूसरे कारणों से, चाहे हमारी कविता जी ने पहले बात करी थी, हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, सभ्यता का हिस्सा रहा है। अगर आप पुरानी बातों में जाएंगे तो लोग जैसे सोने की चिड़िया, सोने पे सुहागा, ये तो सोने की चीज है, तो इसको ऐसे देखा गया है एज इफ लाइक मतलब इससे ऊपर और क्या हो सकता है। तो अगर कोई चीज ऐसी कहनी होती है कि तो बहुत ही अच्छी है, तो ये तो सोने में सुहागा हो गया। इसका मतलब सोना एक स्टैंडर्ड है जिसको हर आदमी व्यक्ति उसमें निवेश करना चाहता है। और भारतीयों की बहुत वर्षों से, सिर्फ पिछले दशकों और पिछली कुछ शताब्दियों से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से, जब भी भारत में जो भी हमारा ट्रेड सरप्लस होता था, लोग भारत से कई चीजें एक्सपोर्ट करते थे और हमेशा ये चाहते थे कि हमारे को वापस सोना ही मिले। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल में भारत के जो निवेशक हैं उनके पास गोल्ड में काफी होल्डिंग है, बट वो फिजिकल होल्डिंग है। अब जो पिछले कई वर्षों में म्यूचुअल फंड के जरिए सेबी के मार्गदर्शन से गोल्ड ईटीएफ और बाद में सिल्वर ईटीएफ चालू हो गए, गोल्ड फंड चालू हो गए, तो निवेशकों के लिए आसान बना दिया गया है कि आप गोल्ड निवेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज्वेलरी या कॉइन या और कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है और उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो इजी बना दिया गया है, सरल बना दिया गया है, सेफ बना दिया गया है और गोल्ड में निवेश करना हर आदमी के लिए एक तरह से बहुत ही सरल हो गया है। मैं उसी पर आ रही थी, क्योंकि भले ही घर घर में हम देखते हैं कि सोने में पैसे लगे हुए हैं, लेकिन वो ज्वेलरी के फॉर्म में है, वो फिजिकल फॉर्म में है। और हमने देखा है कि गोल्ड ईटीएफ जैसे प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता अब सामने आती हुई दिखाई दे रही है निवेशकों के लिहाज से, लेकिन उसको भी और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और क्योंकि आप हमारे साथ हैं, मैं चाहती हूं कि कितना आसान बना दिया गया है सोने में निवेश करना ईटीएफ के जरिए, जरा ये बात दर्शकों को समझाएं। क्योंकि अभी भी फिजिकल ज्वेलरी का, नवनीत सर, हम ये नहीं कह रहे कि कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल है। उसको साथ सजावट के तौर पर आप पहनना चाहें तो जरूर खरीदें, लेकिन जब निवेश करने की बात आती है तो अभी भी आपके पास बहुत विकल्प हैं और उसमें गोल्ड ईटीएफ एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो साज सजावट की बात है या जो फैशन की बात है, जिनको सोना पहनना है, तो उसमें तो ईटीएफ काम नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं तो उसमें आपको ईटीएफ या गोल्ड फंड के जरिए करना चाहिए। उसके कई फायदे हैं, जैसा मैंने बताया कि आप बहुत छोटी रकम से चालू कर सकते हैं, उसमें आप एक एसआईपी कर सकते हैं जो इतना फिजिकल गोल्ड में संभव नहीं है। अगर आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से देखेंगे तो आपको एक वॉल्ट में रखना है या घर की तिजोरी में रखना है या और कहीं पे रखने की बजाय जब आपने एक ईटीएफ खरीद लिया तो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कन्वीनियंस भी बहुत ज्यादा हो जाती है। एक सेफ्टी के हिसाब से एक दूसरा नजरिया है देखने का कि जो गोल्ड यहाँ खरीदा जाता है, जो हमारे वॉल्ट में रहता है गोल्ड फंड के अगेंस्ट में, तो 24 कैरेट का सोना है। जब भी आप गोल्ड की कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपको हमेशा एक मन में खटक रहती है कि उसमें प्योरिटी कितनी है, उसमें सोना कितना है, तो वो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। लिक्विडिटी अगर आप देखेंगे कि आपने एक सपोज सोने की एक वस्तु खरीद लिया आपने, उसकी जगह अगर सोने का ईटीएफ ले लिया और उसमें से आपको कुछ ही पैसे वापस चाहिए, तो पूरी उस हार को या पूरी उस वस्तु को बेचने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पैसा आप वापस भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा पैसा आप वापस भी लगा सकते हैं। तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है और आपको तुरंत ही पैसा भी मिल जाता है उसका रिडम्पशन डालने पर फंड में या ईटीएफ में मार्केट के जरिए। तो बहुत सारे फायदे हैं। गोल्ड को अगर आपको ओन करना है निवेश की तरह से तो ईटीएफ या गोल्ड फंड के जरिए करना चाहिए। और जो लोग फिजिकली भी खरीदना चाहते हैं नवनीत सर, उनके लिए भी फायदा है। आप जब भी गोल्ड ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है तो जितनी जरूरत है आपको ज्वेलरी खरीदने की, आप उस गोल्ड ईटीएफ को आप रिडीम कर ले और 24 कैरेट का भाव मिल जाएगा।
आप जाएं ज्वेलरी के स्टोर पे, वहां तो 22 कैरेट या 18 कैरेट की आप ज्वेलरी बनवाएंगे, फिर उसमें आपका मेकिंग का खर्चा, जीएसटी का खर्चा भी लग जाएगा। और यहाँ ईटीएफ में तो वो भी देना नहीं है, ना आपको जीएसटी का खर्च है, ना मेकिंग का खर्चा है, ना रखरखाव का खर्चा है, ना प्योरिटी की चिंता है। तो तमाम सारी चीजें फायदे हैं। इस वजह से गोल्ड ईटीएफ लोगों को और खास करके यंगस्टर्स को काफी पसंद आ रहा है। और लिक्विडिटी जैसा आपने कहा ही कि कोई चिंता नहीं है। सर अब इनफ्लोज की बात करते हैं, गोल्ड ईटीएफ में किस तरह का ट्रैक्शन दिख रहा है 2025 में? यंगस्टर्स भी हैं, विमेन इन्वेस्टर्स भी हैं, बड़े भी हैं। ओके नहीं, मैं आपकी बात तो कंप्लीट करूं तो आपने बिल्कुल सही कहा, और चाहे वो यंगस्टर्स हों या बड़े हों या महिलाएं हों, जागरूकता बढ़ी है कि अगर सोने में निवेश करना है तो ईटीएफ या गोल्ड फंड के जरिए भी करा जा सकता है। और अगर आपको कुछ वर्षों के पश्चात खरीदना हो अगर फिजिकल यूज के लिए, तो अभी ईटीएफ या गोल्ड फंड खरीदा जा सकता है और उस समय रिडीम करके आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा। आपका दूसरा सवाल कुछ और था। मैंने फ्लोज को लेकर पूछा था। सर 2025 में जबरदस्त लोगों का रुझान दिख रहा है गोल्ड को लेकर और गोल्ड ईटीएफ को लेकर। ग्लोबल ईटीएफ में जबरदस्त भागीदारी दिख रही है। यहां पर किस तरह का ट्रैक्शन है, यहां पर किस तरह का इन्फ्लोज दिख रहा है डोमेस्टिक ईटीएफ में? सर भावों की भविष्यवाणी करना मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे नहीं पता है कि गोल्ड के भाव अगले 3-6 महीने में, 1 वर्ष में कहाँ रहेंगे। पर जैसा हमने पहले डिस्कशन किया, जैसा हमने पहले बात करी कि गोल्ड को एक डाइवर्सिफिकेशन टूल की तरह देखना चाहिए। गोल्ड को एक पोर्टफोलियो के कंप्लीशन के रूप में देखना चाहिए कि जिसमें इक्विटी भी होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम भी होना चाहिए, सोना भी होना चाहिए। तो थोड़ा सा हिस्सा ही पोर्टफोलियो का होना चाहिए। हमने गोल्ड के बारे में कई अच्छी बातें करी, लेकिन एक बात हमें जरूर करनी है कि गोल्ड जो फिजिकल पड़ा है वो एक अर्निंग नहीं करता है, राइट? सिर्फ प्राइस का मूवमेंट ही होता है। एक कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं, एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, उसमें जो कंपनियां हैं तो कंपनियों का रेवेन्यू आ रहा है, कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसलिए भाव बढ़ रहा है। अगर आप एक बॉन्ड खरीद रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो उस वजह से भाव बढ़ता है। लेकिन गोल्ड जो है उसका तो इसी पर निर्धारण होगा कि उसका आगे जाकर के भाव दूसरा व्यक्ति क्या दे देगा, बिकॉज गोल्ड में अंडरलाइन कोई इनकम नहीं है। इसलिए गोल्ड को एक डाइवर्सिफिकेशन टूल की तरह ही देखना चाहिए। और डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा रिस्क प्रोफाइल है, अगर आप एक बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो रिस्क ले सकते हैं और लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो थोड़ा कम होना चाहिए, ज्यादा उसमें इक्विटी होनी चाहिए। और थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं जहां पर पोर्टफोलियो आपका एक कंजर्वेटिव तरीके से बनाना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा गोल्ड का हो सकता है और फिर फिक्स्ड इनकम होना चाहिए और इक्विटी रिलेटिवली कम होएगा। तो मैं भावों को प्रेडिक्ट करने की बजाय ये कहना चाहूंगा कि इसको एक डाइवर्सिफिकेशन की तरह से देखिए। और पिछले कई वर्षों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो कभी न कभी ऐसा समय भी एक आएगा जब भाव उतने नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है दूसरी एसेट क्लासेस उनसे ज्यादा अच्छी कर जाएं। बिल्कुल। आपसे कुछ और अहम सवाल जो पूछने हैं, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से जैसे ही लौटते हैं जानना चाहेंगे आपसे कि अब तक ईटीएफ इनफ्लोज अगर हम निवेशकों के रुझान के लिहाज से समझना चाहें तो वो कितना हमें आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, सोने को सेफ हेवन भी माना जाता है और महंगाई के सामने अगर रखें तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी एक अहमियत है सोने की जो लोगों को समझनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस तो है ही, लेकिन कितनी मात्रा में कहाँ होना चाहिए, ये सब बारीकियां हैं जो समझनी है आपसे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। सभी दर्शकों को बता दें कि हम गोल्ड महाकुंभ हमारी पेशकश लेकर आए हैं और नवनीत मनोहर एमडी सीईओ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और नवनीत सर, आपको जाना है हम जानते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी सवाल जिनका जवाब आपसे चाहते हैं और समझाइश भी चाहते हैं, क्योंकि सोने को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और सेफ हेवन की भी एक उपाधि मिली हुई है। समझाइएगा निवेश की भाषा में इसके मायने क्या है। और दूसरा, ईटीएफ इनफ्लोज अगर हम बात करें तो कहां तक आंकड़ा पहुंचा होगा, क्योंकि दिलचस्पी हम देख रहे हैं बीते साल बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो पहली बात तो पिछले 1 वर्ष में बहुत रुझान बढ़ा है निवेशकों में ईटीएफ की तरफ। और करीब करीब जो एक 28-30 हजार करोड़ का टोटल गोल्ड ईटीएफ का साइज था, वो करीब करीब 58,000 करोड़ का मार्च के अंत में हो गया। तो बहुत इन्फ्लोज भी आया है और प्राइस का गेन भी हुआ है। और जहां तक वो सेफ की बात होती है, वो ऐसी होती है कि कभी भी जब अस्थिरता का माहौल हो
चाहे राजनीतिक अस्थिरता हो, वित्तीय अस्थिरता हो, कोई आर्थिक अस्थिरता का माहौल हो दुनिया में, उस समय पर गोल्ड में अच्छे रिटर्न्स आते हैं। वो समय होता है जब गोल्ड अच्छा करता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब गोल्ड उतना अच्छा नहीं करता है, लेकिन कोई भी तरह का जब भी अस्थिरता का माहौल आता है तो उस समय गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। लोगों को समझ नहीं आता है पैसा कहाँ लगाओ, तो ऐसा लगता है कि चलो सोने में लगा देते हैं, तो इसीलिए उसका नाम सेफ हेवन कहा गया है। मैंने पहले भी कहा था अलग अलग साइकिल होते हैं। पिछले कई वर्षों में हमने देखा है गोल्ड की तरफ रुझान बढ़ा है। केंद्रीय बैंकों ने, सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग करी है, रिटेल इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ा है, इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है ग्लोबली, बट ETF के जरिए कुछ कुछ लोग गोल्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। भारत में भी जैसा मैंने कहा कि ETF इंडस्ट्री जो करीब 10-12 साल पहले म्यूचुअल फंड्स ने प्रमोट करना चालू किया था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज करीब 58-60 हजार करोड़ के गोल्ड और सिल्वर फंड ETF के जरिए निवेशकों तक पहुंच पा रहे हैं। और अगर हम निवेशकों की संख्या देखें तो जो फॉलियोज थे वो करीब 50 लाख से मेरे ख्याल में करीब करीब 70 लाख तक पहुंच गए हैं। तो लगातार इन्वेस्टर्स की जो नंबर्स है वो लगातार देश में बढ़ ही रहे हैं। इंटरनेशनल तो ये काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट पहले से भी माना जाता रहा है। सर, एक सवाल अब जाते जाते आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी एसेट क्लास को ट्रैक करते हैं, क्या लग रहा है मौजूदा जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, ट्रेड पॉलिसी है और गोल्ड के लिए भी जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, गोल्ड में लगातार एक तरफा रैली, मैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात नहीं करूँगा, क्या ऐसे ड्राइवर होंगे जो गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट कर सकते हैं आगे चलकर? तो अगर जैसा मैंने पहले कहा कि एक बड़ा कारण रहा है, चाहे राजनीतिक अस्थिरता हो या लोगों का सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज की तरफ या ग्लोबल डेट टू GDP को देखकर, ये सारी चीजें हैं जिनको देखकर लोग गोल्ड के बारे में आशंका लगाते हैं किस तरह का प्राइस जाएगा। मुझे लगता है निवेशकों को प्राइस पॉइंट्स पर उतना ध्यान नहीं देकर डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। एक और तरीका है गोल्ड रखने का, जैसे आपने तीनों एसेट क्लास की बात करी, तो जो मल्टी एसेट फंड होते हैं उसमें मिनिमम 10% हमेशा गोल्ड में रखा जाता है। जब फंड मैनेजर को लगता है कि शायद गोल्ड के भाव बढ़ सकते हैं, गोल्ड आउट परफॉर्म कर सकता है दूसरे एसेट क्लास को, तो वो 10% से ज्यादा भी रख लेते हैं, पर किसी भी हर समय पर मिनिमम 10% का एलोकेशन तो उसमें रहता ही है और बाकी का एलोकेशन इक्विटी और फिक्स इनकम के बीच में रहता है। तो एक तरीका तो है गोल्ड ETF या गोल्ड फंड में पैसा लगाने का, और दूसरा तरीका है कि जब आपने दूसरी एसेट क्लास की भी बात करी तो मल्टी एसेट फंड एक ऐसे फंड होते हैं जहां पर गोल्ड, इक्विटी और फिक्स इनकम तीनों में इन्वेस्टर्स को एलोकेशन मिल सकता है। ऑलराइट नवनीत सर, समय कम है आपके पास, वरना हम भी बातें समझ सकते थे आपसे गोल्ड निवेश को लेकर, लेकिन फिलहाल आपने हमें समय दिया इस बेहद खास पेशकश में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी नोट पर हम भी एक If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.